हेलो बच्चों। अभी तक मैंने बेटा चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यू डाले, उनके वन शॉट भी डाले और आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट उससे भी अच्छे वीडियोस अब मैं चैप्टर 3 की देने जा रहा हूँ आपको। कंटेंट और अच्छी तरह तैयार किया है बेटा, ब्यूटीफुल कंटेंट है, आप देखोगे अच्छा लगेगा। और इसमें भी बेटा मैं हर टॉपिक वाइज आपको 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कराने वाला हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बहुत बढ़िया स्ट्रांग हो जाएंगे and it will help you both in board exam, in CUET, JEE means etc. राइट बेटा? तो एमसीक्यू वाले नोट्स अगर अगर आपने एमसीक्यू के क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आपने सब्जेक्टिव भी कर लिए बेटा, और आपको कॉन्सेप्ट भी आता है। तो एमसीक्यू विल हेल्प यू लॉट। उम्मीद है वीडियो देखोगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप अगली वीडियो भी देखना चाहोगे। राइट? तो मैं संदीप सर, संदीप उपाध्याय, आई हैव बीन टीचर सिंस 1989, यूज्ड टू टीच फिजिक्स फॉर 11th एंड 12th, और उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं थका हुआ हूं नहीं, अभी भी मैं सुबह से बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं, बट इवन देन मेरा एम होता है कि मैं दूर वाले बच्चों को भी कुछ कंटेंट, अच्छा कंटेंट शेयर कर सकूं, जिससे कि वो बच्चे जो मेरे पास नहीं पढ़ पाते वो भी अच्छी तरह फिजिक्स समझ पाए, उनको लगे कि हाँ हमने फिजिक्स कभी सीखी। तो मेरी फिजिक्स ना डेफिनेशन बेस्ड नहीं है, मेरी फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है बेटा। तो लेट अस स्टार्ट। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता ही है ना बेटा कि कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। बट ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा करंट का फ्लो। और बेटा आपने पढ़ा है आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। राइट चिल्ड्रन? और क्यू को क्या लिख दिया बेटा हमने? एनी। अब आपने एनी तो निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब टी को 1 रख दो बेटा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और टी को 1 रख दिया बेटा हमने। एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू निकाली बेटा, तो यू कैन गेट एक्यूरेट आंसर देयर। अब आप देखो विच कैन बी द राइट आंसर, लेट अस सॉल्व इट। I into T upon 1.6 into 10 is power minus 19। I कितना है बेटा? 4.8 एम्पियर। T 1 सेकेंड है बेटा, and this is 1.6 into 10 is power minus 19। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा। This is 3, तो कितना आ गया आंसर? 3 into 10 is power 19 इलेक्ट्रॉन्स। राइट चिल्ड्रन? तो कौन सी चॉइस आई बेटा? द फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट आंसर। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? पूरा सॉल्व किया है मैंने आपको, अब पूरा दिखा रहा हूं सॉल्व करके। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हेन द करंट I is flowing through a conductor, drift velocity is v if 2I current is flowing through the same metal but having double the area। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? vd is equal to I upon n है। एन जो है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, बट मटेरियल तो यहाँ सेम है, तो एन की वैल्यू तो सेम रहेगी। इसका मतलब वीडी किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा? और ई भी हर जगह कांस्टेंट है, तो वीडी प्रोपोर्शनल टू आई बाई ए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? वीडी 1 बाई वीडी 2। हम इसे करते कैसे हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। आई 1 बाई ए 1 इंटू ए 2 बाई आई 2। अब बेटा इससे क्या करा है? करंट भी डबल कर दिया और एरिया भी डबल किया। ठीक है, तो आई 1 ए 1, एरिया डबल करने का मतलब बेटा ए 2 2 ए 1 हो गया, और करंट डबल करने का मतलब आई 2 2 आई 1 आ गया बेटा। आई 1 से आई 1 कट गया, आई 1 से आई 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब वीडी 1 किसके इक्वल आ गया बेटा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल नॉट चेंज, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। राइट बेटा? समझ में आ गई बच्चों बात? तो वी आर डूइंग वेरी सिंपल, दीज आर सिंपल क्वेश्चन, बट सम ऑफ देम इन द इनिशियल स्टेज आर सिंपल, बट लेटर ऑन
थोड़ा सा और कंसेप्चुअल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। Every atom makes one free electron in copper. If 1.1 ampere current is flowing in the wire of copper having 1 millimeter diameter, then the drift velocity will be, अब देखो बेटा, drift velocity क्या होती है बेटा, Vd is equal to I upon Ne, राइट बेटा। I कितना है, 1.1, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बेटा, वो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम क्या होगा बेटा वायर का, A इंटू एल, क्योंकि वायर क्या होता है बेटा, वायर इज समटाइम सिलिंड्रिकल वायर। तो इसका एरिया A है बेटा, लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, A इंटू एल। अब वो क्या कह रहा है बेटा, इसमें डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है बेटा उसने। डेंसिटी ऑफ कॉपर का मतलब पहले मास निकाल लो बेटा, मास ऑफ वायर कितना हुआ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आया बेटा, A इंटू एल इंटू डी, ये मास आ गया बेटा। अब आपको पता है ना 63 ग्राम जो एटॉमिक मास है बेटा, उसमें 1 मोल एटम्स होंगे। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, इन 63 ग्राम 1 मोल एटम यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। और हमारे पास कितना मास है बेटा, इन m ग्राम कितने हो गए, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 63 इंटू m, इतने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए बेटा। और वो कह रहा है एक एटम, एवरी एटम, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, n, वो भी यही हो गए 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू m, राइट बेटा, अपॉन 63। और m की वैल्यू क्या है बेटा, ALD। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा इसमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N/AL, N ये है बेटा, N की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं आपको, इंटू m, m की वैल्यू आ गई बेटा ALD अपॉन A इंटू एल, A इंटू एल कट गया बेटा, तो ये आ गया बेटा 63, तो नीचे आ ही रहा था, ये आ गया 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 63 इंटू डेंसिटी, दिस इज स्मॉल n। अब यहां बेटा हमने स्मॉल n की वैल्यू पुट कर दी, राइट बच्चों। तो ये आ गई बेटा स्मॉल n की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है बेटा कॉपर की, 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3, राइट। समझ में आ गई बेटा बात, ये n की वैल्यू आ गई अपॉन 63, 63 फिर ऊपर चला गया बेटा, E की वैल्यू रख दी हमने 1.6 इंटू 10⁻−19। और एरिया क्या होगा बेटा वायर का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, डायमीटर कितना है बेटा 1 मिलीमीटर, तो रेडियस हो गई 0.5, तो डायमीटर हो गया बेटा 25, आर स्क्वायर हो गया इंटू 10⁻−6, रेडियस 1 मिलीमीटर है, 0.5 हो गया, 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये आ गया बेटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा जब हम ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे तो यू विल फाइंड दिस रिजल्ट टू बी करेक्ट, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट बेटा। कैलकुलेशंस करनी है, बट कैसे करना है देखो, अच्छा है, क्वेश्चन में बहुत डिटेल है। पहले हमने बेटा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाले, पहले हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाले, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले n। फिर हमने बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया,
तब हमारे पास ये चीज आई बेटा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए बेटा, एरिया पुट करा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करा, देन वी कैन फाइंड दिस रिलेशन। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, इट इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट इसको भी देख लो बेटा हमने करा कैसे है। और ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी थी, करंट दिया था, तो ऑब्वियसली वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई लगाना है। स्मॉल एन कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स में ये देखेंगे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, राइट बेटा। चलो आगे चलते हैं। 0.1 इंक्रीज इन लेंथ स्ट्रेचिंग द वायर, परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो बेटा, जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो जब हम स्ट्रेच करते हैं बेटा तो वायर का वॉल्यूम तो वही रहता है, लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मटेरियल भी सेम रहता है, यानी रेजिस्टिविटी भी सेम रहती है, वॉल्यूम भी सेम रहता है। तो हमने क्या करा है बेटा, रो एल को एल रहने दिया, ए को वी बाई एल लिख दिया बेटा, तो रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर आ गया बेटा। रो बाई वी इज ए कांस्टेंट, राइट बच्चों, रो बाई वी इज ए कांस्टेंट, क्योंकि रो क्या है, मटेरियल, और वायर का मटेरियल थोड़ा चेंज आएगा, अगर एल्यूमिनियम का वायर है एल्यूमिनियम का ही रहेगा, कॉपर का तो नहीं हो सकता, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा बेटा। तो आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, एल स्क्वायर के। और जब एल में चेंजेस छोटे होते हैं, जैसे यहां दिया है बेटा 0.1%, एल में चेंजेस छोटे हैं, तो रेजिस्टेंस में जो चेंज का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसमें बेटा पावर आगे आ जाती है 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 हो जाता है, राइट, एल स्क्वायर था ना तो पावर आगे आगे, और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको 0.1%, तो ये आ गया 2 इंटू 0.1%, यानी 0.2% इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। तो जब भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं बेटा और लेंथ के टर्म्स में दे रहे हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आता है। अब अगर एरिया के टर्म्स में देते बेटा तो हम यहाँ एल को रिप्लेस कर देते वी बाई ए से, तो आर प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ना तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है ना उसका मटेरियल चेंज होता है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती ना वॉल्यूम चेंज होता है बेटा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, resistivity of iron is this, the resistance of a wire for particular length and thickness is 1 ohm if the length and the diameter of wire both are doubled, resistivity। अब देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं हमें, रेजिस्टेंस नहीं पूछे वो रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं, और रेजिस्टिविटी वायर की किस पर डिपेंड करती है बेटा, मटेरियल पे, मटेरियल तो ना चेंज हुआ है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जितनी रेजिस्टिविटी दी हुई थी उतनी ही रेजिस्टिविटी रही बेटा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए वायर इज दिस। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.00125, यूनिट तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन होती है, 300 केल्विन पर। T1 कितना दिया है बेटा, 300, रेजिस्टेंस 1 ओम है, R1 1 है बेटा, ऐसे लिखते हैं। टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस बिकम्स डबल, तो R2 वो कह रहा है 2 ओम आ जाए, T2 पूछ रहा है बेटा, सिंपल। आप देखो क्या दिया हुआ है क्या पूछ रहा है, वो चीज सबसे पहले नोट करते हैं। तो R2 क्या होता है बेटा, R2 होता है R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट बेटा, R2 2 है, R1 1 है बेटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होगा बेटा, T2 माइनस T1, दिस इज 2, 2 माइनस 1 1 बचा बेटा, 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.000125, ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, डेल्टा टी की, और डेल्टा टी किसके इक्वल है बेटा, T2 माइनस T1 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा 0.00 इंटू 1.5, तो 10 की पावर 5 तो आप पहले ऊपर लगा दो, इसको लिख दोगे बेटा 1000 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 125, ये आ गया बेटा 8,
तो T2 माइनस T1 क्या आ गया बेटा 8, तो T2 क्या होगा T1 प्लस 800 और T1 कितना था बेटा 300, तो T2 क्या आ गया, T2 क्या आ जाएगा बेटा 1.00125 है ना, राइट। तो T2 आ जाएगा बेटा, T2 की वैल्यू आ जाएगी 1100 केल्विन, सो दिस विल बी द आंसर, राइट बच्चों, समझ में आ गई बात। 1127 नहीं, केल्विन में दिया है, केल्विन में ही देंगे आंसर, तो दिस विल बी 1100 केल्विन, राइट बेटा। आप सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इंक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ वायर, नो। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, मटेरियल भी नहीं चेंज हो रही। डिक्रीजेस विद द एरिया, नो। डिक्रीजेस विद द लेंथ एंड इंक्रीजेस विद द एरिया, नो। नन ऑफ द अबव, यस दिस इज द करेक्ट। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ओम्स लॉ इज ट्रू। ओम्स लॉ का मतलब V प्रोपोर्शनल टू I है बेटा। इसका मतलब ओम्स लॉ अगर है बेटा वैलिड, तो V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। V की पोलरिटी रिवर्स करें तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, I की पोलरिटी भी रिवर्स हो जाएगी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए बेटा, तब ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो मेटल कंडक्टर लो टेम्परेचर पे तो फॉलो करता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, ज्यादा करंट फ्लो करते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वायर की शेप ऐसी हो जाती है बेटा, तो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर पाता फिर ये। समझ में आ गई बेटा बात। तो मेटेलिक कंडक्टर में एट लो टेम्परेचर ओनली इट ओबेज ओम्स लॉ। फॉर मेटेलिक कंडक्टर हाई टेम्परेचर पे ओबे नहीं करता, आपने देखा हाई टेम्परेचर ग्राफ की शेप कर्व हो गई। इलेक्ट्रोलिसिस में नो, इलेक्ट्रोलिसिस में ओम्स लॉ का मतलब ही नहीं है। फॉर डायोड नो, डायोड में तुमने देखा है बेटा V और I के बीच का ग्राफ कर्व होता है, ऐसा ऐसा कर्व होता है बेटा, तो ये तो कभी भी ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी नहीं फॉलो करता, और लो टेम्परेचर पे फॉलो करता है सिर्फ कंडक्टर्स में। हाई टेम्परेचर पे ग्राफ की शेप कैसी हो जाती है, कर्व हो जाती है बेटा। समझ में आ गई बच्चों बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक का मतलब बेटा जिसमें V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो आप देख सकते हो। मेटल, कॉपर वायर मेटल है, मेटल के लिए फॉलो करेगा। कार्बन रेजिस्टेंस भी एक टाइप से V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ ओबे करती है बेटा कार्बन रेजिस्टेंस। टंगस्टन वायर भी मेटल है, एलॉय है, तो ये भी ओम्स लॉ को ओबे करता है। नॉन ओमिक सिर्फ डायोड है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, उसमें V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज ए कर्व, राइट बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज, आप देखो बेटा हमने ये पढ़ा है ना R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो क्या होता है बेटा M अपॉन एन ई स्क्वायर टी। ये T एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, तो एटम्स के वाइब्रेशन बढ़ने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं में से तो पास होता है। तो जब एटम वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन के अबाउट, एक जगह फिक्स नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के टकराने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी बेटा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम T डिक्रीजेस, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बेटा बात। बहुत बढ़िया तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, जस्ट लाइक थ्योरी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm इज बेंट थ्रू 180 डिग्री। अब देखो बेटा ये 4 ohm का वायर था, इसको हमने बेंट कर दिया 180 डिग्री से, बीच में से बेंड कर दिया बेटा 180 डिग्री से, और इन दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया, तो 4 ohm का ये हो गया बेटा, 4 ohm का टोटल था वो, ये 2 ohm का हो गया, ये 2 ohm का हो गया, और 2 और 2 आपस में कैसे हो गए, इनको हमने ट्विस्ट कर दिया बेटा। ट्विस्ट का मतलब अभी मैं बताता हूं आपको, ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, तो 2 और 2 के आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए बेटा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 ohm। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आता है कि वायर को हमने बीच में से मोड़ा और दोनों एंड को पकड़कर ट्विस्ट कर दिया, इस तरह से।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा 12th क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स दिस मच रिवॉल्यूशन पर सेकंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, इक्विवेलेंट करंट। अब देखो बेटा, जब भी चार्ज पार्टिकल चलते हैं करंट तो बनेगा ही, और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो करंट बनाते हैं, करंट से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, और उसी मैग्नेटिक मूवमेंट के वजह से बेटा सारे मटेरियल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, जो आपने पढ़ा था ना 11th क्लास में, एनएलएमएस। एम जो था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, वो इसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है, मान लो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है आर रेडियस के पाथ में, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होना, राइट बेटा। और करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यही इलेक्ट्रॉन दोबारा इसी जगह कितनी देर बाद आएगा बेटा, टाइम पीरियड बाद, तो क्यू की जगह ई, टी की जगह टी। 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी इन आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड। आपको रिवोल्यूशन पर सेकंड तो दिया हुआ है, रेडियस की जरूरत ही नहीं है। रेडियस की जरूरत कब होती है बेटा, जब हम आई को ई बाई टी लिखते हैं बेटा, और टी को लिखते हैं 2 पाई r बाई वी, तब हमें स्पीड भी दी होती, बट यहाँ स्पीड नहीं दी है, तो हम तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे बेटा। ई की वैल्यू हमने रख दी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻15। अब आप देख सकते हैं -19 ऑफ 15 -4 बचे बेटा 1.6 और 6.6, तो नियरली आप 100 के करीब आएगा, नियरली 100 के करीब। और 10⁻⁻4 वो आ रहा है बेटा 100, बल्कि 10 के करीब आएगा, और 10⁻⁴ वो है बेटा। तो आंसर जो आएगा बेटा, देखो 1.6 और 6.6 को मल्टीप्लाई करेंगे नियरली 1 आएगा बेटा, बल्कि 10 आएगा, और ये 10⁻⁻4 ये है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻3, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। समझ में आ गई बेटा बात, तो दिस कैन बी द राइट आंसर। समझ में आया बेटा। तो जब एमसीक्यू करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, रफली हमें कैलकुलेट करना है कि भाई 1.6 और 6.6, 1.6 6.6 नियरली 10 आएगा, ठीक है बेटा। और फिर हमने कैलकुलेशंस करी, देन वी हैव गॉट द रिजल्ट, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, when there is an electrical current through a conducting wire along its length, electric field, ये तो बेटा हमें पता ही है, किसी वायर में, किसी भी वायर में बेटा इलेक्ट्रॉन्स, जब हम कोई सेल नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं, ये रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये थर्मल वेलोसिटी है बेटा विद वेरी हाई स्पीड, जो किस पर डिपेंड करती है, √3RT/m0 के, ये आपने 11th में पढ़ा है। तो v यहां पर बेटा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कोई करंट नहीं बनाते, तो नेट ड्रिफ्ट उनकी वजह से जीरो होती है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट फॉर्मिंग एनी करंट। बट जब हम सेल लगा देते हैं बेटा, किसी वायर पे सेल लगा देते हैं तो क्या होता है बेटा, सेल लगा देते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई, ई की वैल्यू dv/dr से v/l आ गई बेटा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ किसी एटम से टकरा गया, इधर चल दिया, फिर यहाँ किसी एटम से टकरा गया, यहाँ चल दिया, इसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं बेटा। और ये ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि लगातार चलते हैं, लगातार चलते हैं बेटा, इसको ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है बहुत कम होती है। तो बेसिकली बेटा जब हम सेल लगाते हैं किसी वायर के अक्रॉस तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट मोशन करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के लेंथ के अलोंग पैरेलल है बेटा। सो दिस इज द आंसर, राइट। इसी में तो पढ़ा था बेटा तुमने ये रिजल्ट, VD इज इक्वल टू E/m इंटू टी, और इसी में बेटा तुमने ड्रिफ्ट स्पीड का दूसरा फार्मूला भी पढ़ा था, I/NE है, ये दोनों यहीं से तो आए थे, इसके लिए तो आए थे बेटा, इसमें तो VD आ ही नहीं सकती ऊपर वाले में। समझ में आ गई बच्चों बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थ्रू अ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ
ये तो तुम्हें पता ही है, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, तो नो डाउट। राइट बेटा, समझ में आ गई बच्चों बात। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उसमें। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा उसमें जब मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं तो रेसिस्टिविटी कम होती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती है बेटा। ये एक्सप्रेशन आता है। यानी इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, हम नेगेटिव मानते हैं किसके लिए, सेमीकंडक्टर में। बट इतना सब कुछ डिटेल है नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ कि सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर के साथ ऐसा ग्राफ आता है बेटा, और अल्फा की वैल्यू उसके लिए नेगेटिव मानते हैं। राइट चिल्ड्रन, अब देखो वही आ गया, मेटेलिक ब्लॉक हैज नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमने सेल नहीं लगाया तो थर्मल वेलोसिटी होगी बेटा। और थर्मल वेलोसिटी अभी मैंने बताई थी, v किसके प्रोपोर्शनल थी, √3RT/m0। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट बेटा, समझ में आ गई बच्चों बात। नेक्स्ट देखते हैं, तो बेटा 16 क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो हमने ऑल 15 क्वेश्चंस करे बेटा, आपको समझ में आ गए होंगे। 16 क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल है। आते भी है बेटा ऐसे क्वेश्चन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा मेटल्स का, रो इज इक्वल टू m/ne²t। एन क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेटल टू मेटल वेरी करती है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सारे मेटल में एक जैसा होगा। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सारे मेटल में एक जैसा होगा। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल टू मेटल वेरी करती है। अब जैसे कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें ज्यादा है, रेसिस्टिविटी कम है। और रेसिस्टिविटी दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इस पर भी डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय नॉट प्रेशर, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ओनली टेम्परेचर। राइट बेटा, समझ में आ गई बात। यानी कि रेजिस्टिविटी का अगर हम टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें बेटा मेटल्स के लिए, ऐसा ग्राफ आता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव का मतलब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़े या रेजिस्टिविटी बढ़े, तो अल्फा पॉजिटिव है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटता है तो अल्फा नेगेटिव है। तो वो पॉजिटिव कह रहा है बेटा। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है तो इसका तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोलाइट में भी नहीं हो सकता। कॉपर कार्बन भी सेमीकंडक्टर है बेटा, तो सिर्फ क्या बचा, कॉपर। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटा, या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, राइट, उसका अल्फा पॉजिटिव है। यानी यहां अल्फा पॉजिटिव है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर इन ए कॉपर वायर ऑफ 10⁻⁻⁶ square meter area of cross section. If the number of free electrons per cubic meter is this, then the drift speed. Yes बेटा, देखो drift speed Vd क्या होती है बेटा, I/Ne है। I क्या है, I 20 एम्पियर का करंट है बेटा। N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻29। E बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एरिया 10⁻⁻6 है। तो -19 -6 -25 और ये 10⁻29 है बेटा, तो 10⁻4 बचा नीचे, ऊपर जाके 10⁻⁻4 हो गया। राइट बच्चों, और नीचे क्या बचा बेटा, 1.6 बचा। तो 1.6 जीरो काट दिया बेटा, ये आ गया, यहां जीरो लगा दिया, 1.6 काट दिया। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये आ गया बेटा 12.5। तो आंसर क्या आ गया, 12.5 इंटू 10⁻⁻4। 12.5 इंटू 10⁻⁻4 को, ये जो आया बेटा 12.5 इंटू 10⁻⁻4 को
हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1.25 इंटू 10⁻³ आंसर मिलाने के लिए। तो आंसर इज दिस, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? अब ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, करंट डेंसिटी J, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस K रिलेटेड टू। अब देखो बेटा, तुमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ी है, J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है वेक्टर फॉर्म। सिग्मा क्या है बेटा? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? 1/, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर K दिया हुआ है बेटा, ये आ गया। तो E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? E की वैल्यू आ गई KJ। अब आप देख सकते हैं E की वैल्यू KJ किस वाले फॉर्मूले में है बेटा? राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर D एंड लेंथ L इज R, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट डायमीटर 2D एंड लेंथ। अब देखो बेटा, R फिर से R क्या होता है बेटा? रो L बाई ए। मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा। L ए को क्या लिखते हैं बेटा? पाई R स्क्वायर। R D/2 होता है तो D²/4। ये आ गया बेटा डायमीटर के टर्म्स में रेजिस्टेंस। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? अब तो R यहां से आप देख रहे हो बेटा, R किसके प्रोपोर्शनल है? L/D² के। तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 D2²/D1²। ठीक है, पहली लेंथ हमने L1 ले ली बेटा, दूसरी लेंथ वो क्या कह रहा है? वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डायमीटर और 4L, तो 4L1 बेटा। डायमीटर 2D कर दिया तो 2D का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 4D1² अपॉन D1²। ये और ये कट गया बेटा, ये और ये कट गए, 4 से 4 कट गया, तो दिस इज 1:1। इसका मतलब R2 R1 के इक्वल आ गया बेटा, R2 R1 के इक्वल आ गया, तो ये आंसर आ गया बेटा। राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इट इज इजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन ऑन ए हॉट डे देन ऑन ए कोल्ड डे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा? जैसे सपोज कोई इंजन है, ये इंजन है बेटा, और कोई ये सेल है बेटा, ईएमएफ ई का इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। तो होता क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट है, वायर का रेजिस्टेंस। अब हॉट डे में क्या होता है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है तो करंट की वैल्यू हाई होती है, और इंजन को स्टार्ट होने के लिए बेटा हाई करंट चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू जो होती है बेटा E/R+R होती है। गर्मियों में, समर्स में आर की वैल्यू कम होती है बेटा, आई की वैल्यू हाई जाती है, तो कार आसानी से स्टार्ट हो जाती है। जबकि विंटर्स में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस भी घट जाता है। विंटर्स में क्या होता है बेटा? I इज इक्वल टू E/R+R। टेम्परेचर घटने से एटमोस्फेयर का R घट जाता है, और R घट जाएगा बेटा, R की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो करंट घट जाएगा, यानी कार आसानी से स्टार्ट नहीं होती। राइट? तो इसमें बेटा आप क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, कार की बैटरी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में जो टेम्परेचर के साथ बिहेवियर है वो मेटल्स का उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइट्स इज लाइक सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें क्या होता है बेटा? टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। विंटर्स में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे आई की वैल्यू कम हो जाती है, तो कार आसानी से स्टार्ट नहीं होती। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर हो गई? तो इसमें जो रिलेशन है वो ध्यान रखेंगे आप, उल्टा है। मेटल्स का उल्टा रिलेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर T इज 0 रिलेटेड बाई। अब देखो बेटा, ये तो बहुत ही आसान है। R2 इज इक्वल टू R1
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है बेटा। अब वो कह रहा है टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर टी है, 0 पर आर 0 है बेटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या है बेटा, टी माइनस 0, तो आर टी आ गया आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये रिलेशन आ गया बेटा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, दिस इज द रिलेशन। और ये कौन सी चॉइस हो गई बेटा, दिस इज द चॉइस। क्लियर हो गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटल्स में, एलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट इसमें क्या कह रहा है बेटा, वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो ऐसा किस में हो सकता है बेटा, सेमीकंडक्टर में। तो जर्मेनियम, ये सारे मेटल्स हैं, ये कॉपर भी मेटल है बेटा, टंगस्टन भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, ये भी एलॉय है, और ये तो प्योर मेटल है ही बेटा। तो सिर्फ हमारी ये चॉइस बची सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर हैं। इसमें रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ कैसा होता है बेटा, रो या आर का टेम्परेचर के साथ ग्राफ इनवर्स वाला होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रो घट रहा है बेटा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो एक्चुअल में सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एनई टी एंड एम आर रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द डेंसिटी। अब आपने ये तो पढ़ा ही हुआ है बेटा। आर क्या होता है, रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस पूछा है ना बेटा, रो एल बाई ए, और रो क्या है बेटा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी इंटू एल बाई ए। तो आप चेक कर सकते हैं ये रिलेशन कौन सा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी एल बाई ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। समझते रहो, हर चीज समझ रहो ध्यान से। और ये सिंपल थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें अभी हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़े। दिमाग लगाने वाले भी क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है बेटा। यहां तो तुम्हारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है दैट मैटर्स अ लॉट। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है आगे। बट इनसे भी बेटा अच्छा होता है, इजी क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा चैप्टर एटलीस्ट थ्योरी जरूर आती है। न्यूमेरिकल्स तो फिर और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ a wire is 10 ohm if length is increased by 10%, the new resistance। अब देखो बेटा, ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। आर तुम्हें पढ़ा था बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर था, तो हमने लिखा था पिछले किसी क्वेश्चन में डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। बट बेटा ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला जब वैलिड है जब लेंथ में जो चेंजेस हैं वो 5 या 6% से कम है। बट यहां पर वो कह रहा है बेटा चेंजेस 10% है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब देखो फिर कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूं बेटा। तो यहां से ही हम देख रहे हैं बेटा, हमने इसको लिख सकते हैं R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर। कैन बी राइट दिस वे, क्योंकि हम R को कैसे लिखते हैं बेटा, R को हम ऐसे लिखते हैं KL स्क्वायर, R1 बाई R2, के कट जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। इसको उल्टा कर दिया हमने यहां पर। अब हमने बेटा 1 माइनस कर दिया, इधर भी 1 माइनस कर दिया, उधर भी 1 माइनस कर दिया, राइट। परसेंटेज चेंज निकालना है। अब ये चीज क्या हो गई बेटा, ये चीज हो गई R2 माइनस R1 अपॉन R1, और ये चीज हो गई बेटा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100 राइट बेटा। अब लेंथ कितने परसेंट बढ़ाई है बेटा, 10%। तो देखो कैसे करते हैं, हमने क्या करा बेटा, L1 को L मान लिया, L2 क्या हो जाएगा बेटा, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L प्लस 10L बाई 100,
और ये क्या चीज आई बेटा, L2 की वैल्यू 1.1 L आ गई, L1 L बेटा, L2 आ गया 1.1 L, इसमें रख दिया बेटा हमने, यहां रख दिया, यहां रख दिया L2 स्क्वायर, L2 क्या है बेटा 1.1 L, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1.21 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 100, L स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, 1.21 में से 1 गया, सिर्फ 0.21 बचा, 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 21%। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गया बेटा बात। बट वो नया रेजिस्टेंस पूछा है बेटा, वो नया रेजिस्टेंस पूछा है इस क्वेश्चन में, नया रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज ही पूछा है, नया रेजिस्टेंस पूछा है, तो नया रेजिस्टेंस तो बेटा यहीं से निकल आएगा, यहां से ही निकल आएगा। कैसे, R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर, L2 क्या है बेटा 1.1 L, इसका स्क्वायर 1.21 L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया बेटा, R2 आ गया 1.21 R1, और R1 की वैल्यू क्या आती है बेटा 10 ओम, तो 1.21 इंटू 10, ये आ गया बेटा 12.1 ओम, दिस इज द आंसर। तो नियरली इनमें से बेटा देखो 1.2 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, तो 12.1 या 12 ओम, एग्जैक्टली वी कैन फाइंड दिस आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फॉर ए मेटल वायर द रेशियो ऑफ V बाई I अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, ओम्स लॉ में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, रेशियो ऑफ V बाई I R होता है ना, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है। इंक्रीजेस टेम्परेचर राइजेस, यस, V बाई I का रेशियो R है बेटा, और मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर R की वैल्यू बढ़ती है बेटा। डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये तो सेमीकंडक्टर में होता है बेटा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो V बाई I का रेशियो क्या होता है बेटा R, और R टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। समझ में आ गई बेटा बात। इससे पिछला क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल समझाया, अगर वो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है तो आंसर देते हैं हम 21%, ये आंसर देते हैं। बट अगर वो नया रेजिस्टेंस पूछा है तो नया रेजिस्टेंस तो यहीं से आ जाएगा बेटा, तो 12.1 और इसको अप्रोक्सीमेटली हमने 12 ओम लिख दिया। राइट बेटा, फर्स्ट अब वो कह रहा है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, बाकी सब सही है, इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला देखो बेटा, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सही बात है, G 1/R ही होता है बेटा, बिल्कुल सही है। बट G की यूनिट सीमेंस तो ना होती है, तो G की यूनिट सीमेंस दे रहा है, ये बात गलत हो गई ना, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो पे तो एप्लीकेबल है, वेरी हाई पे एप्लीकेबल नहीं है बेटा, क्योंकि ग्राफ की शेप कर्व हो जाती है। आपने देखा है BI ग्राफ कैसा आता है बेटा, तो थोड़ा सा इस टाइप से ग्राफ आता है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक डिवाइसेस है, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, तो सेमीकंडक्टर्स तो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। राइट बेटा, क्योंकि उसमें V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनमें कुछ V और I के बीच का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है, कर्व होता है, लीनियर कहीं नहीं होता। गैलियम आर्सेनाइड जो सेमीकंडक्टर है उसमें V और I के बीच का ग्राफ ऐसा है बेटा, उसमें पॉजिटिव रेजिस्टेंस भी है और नेगेटिव रेजिस्टेंस है, क्योंकि V बढ़ने पर I घट रहा है बेटा, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस, ये वाला पार्ट नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन ना तो यहाँ है ना यहाँ है, इसका मतलब सेमीकंडक्टर उन लोगों को ओबे नहीं करते, सिर्फ कंडक्टर्स करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर वो भी ओबे नहीं करते। और ये बेटा इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो सब ओम्स लॉ को वेरीफाई करते ही करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें V और I का रेशियो R ही आता है बेटा, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। राइट, समझ में आ गई बेटा बात। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
we are able to obtain fairly large current in the conductor because electron drift speed is usually very large. नहीं, इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बहुत लार्ज होती है, थाउजेंड्स ऑफ मीटर पर सेकंड, बट ड्रिफ्ट स्पीड बहुत लो होती है बेटा, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। तो वेरी लार्ज करंट तो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत कम है, बट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चलते हैं, तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज चलता है, तभी लार्ज करंट होता है बेटा। समझ में आ गई बेटा बात? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एंड दिस कैन कंपनसेट फॉर द लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड। यस, मैंने अभी बताया ना, ड्रिफ्ट स्पीड भले ही कम है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज चलता रहता है बेटा एट ए टाइम, जिसकी वजह से हाई करंट फॉर्म होता है। थर्ड देखते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। नहीं, ये तो दोनों कह रहा है, दोनों लार्ज है, नहीं, एन लार्ज है, ड्रिफ्ट स्पीड बहुत छोटी है। द वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज हैज टू बी डिवाइडेड बाय द स्टिल अमाउंट स्मॉलर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड टू गेट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? आई। आई क्या होता है बेटा? आपने देखा है वीडी जो होता है बेटा, आई अपॉन एनई होता है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एनई वीडी। अब वो कह रहा है आई लार्ज कब होगा? अब देखो इसमें फोर्थ में देखो, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। यस, चलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत स्मॉल है, नो प्रॉब्लम, has to be divided by the still smaller product of number। no, number density of electron small नहीं है, number density large है बेटा। ड्रिफ्ट स्पीड भले ही छोटी है बट एन की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो स्मॉल ड्रिफ्ट स्पीड को भी कंपनसेट कर लेता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बना देता है। समझ में आ गई बेटा बात? Free electron density is too large, drift speed is very small, even then that can compensate to large amount of current, that can result to large amount of current, although drift speed is very small but n की वैल्यू बहुत लार्ज होती है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत लार्ज होती है मेटल्स में और एलॉयज में। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? एलॉयज में फ्री इलेक्ट्रॉन जब दो से ज्यादा मेटल मिलाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कम हो जाती है उसके अंदर, इसीलिए उनकी जो रेजिस्टिविटी है रो क्या होता है बेटा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एलॉयज में कम हो जाती है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर एलॉयज के बनाते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं बेटा? कम लेंथ में ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? जब रेजिस्टिविटी आई हो। दूसरी बात, हम ये भी चाहेंगे बेटा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर बनाने में कि जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो वायर गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ना बढ़े। तो इसलिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ आता है बेटा एलॉयज में, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ प्योर मेटल का ऐसे आता है बेटा, एलॉयज का कम आता है, एलॉयज का कम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने। तो दोनों का अल्फा पॉजिटिव है, बट इसका अल्फा पॉजिटिव हाई वैल्यू है, इसका अल्फा पॉजिटिव लो वैल्यू है। राइट बेटा? समझ में आ गई बच्चों बात? अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, इसी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट मोशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते समय बेटा, तो उनका ओवरऑल पाथ कर्व्ड होता है, जबकि जब हम कोई सेल नहीं लगाते उनका जो पाथ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है, तब वो थर्मल मोशन होता है, वो बहुत हाई स्पीड का होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स। अभी मैं बता रहा था बेटा एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल से, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों ज्यादा होती है बेटा? रेजिस्टिविटी क्या होती है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी। जब हम दो या दो से ज्यादा एलॉयज मिला लेते हैं बेटा तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं 30। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम एंड सोडियम। ठीक है, जर्मेनियम क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर। सोडियम क्या है? मेटल। इफ दीज सब्सटेंसेस आर हीटेड
तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी कम होगी बेटा, और सोडियम मेटल है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है बेटा? कंडक्टिविटी। अब देखो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी सिग्मा 1 इंक्रीजेस। इसमें क्या है बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो क्या चॉइस हो गई बेटा? सिग्मा 1 इंक्रीजेस, सिग्मा 2 डिक्रीजेस। सिग्मा 1 इंक्रीजेस, सिग्मा 2 डिक्रीजेस, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बेटा बात? तो हमने सारे 30 क्वेश्चंस किए बेटा, ऑल वर कंसेप्शन, वेरी कंसेप्शन, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको कॉन्सेप्ट पता है बेटा, और हर क्वेश्चन में मैं दूसरी बातें भी बता रहा हूं, उससे रिलेटेड सारा डिटेल बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखते रहे, आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड या रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। पहले रेजिस्टेंस से रिलेटेड, फिर किरचॉफ लॉ से। राइट बेटा, मिलता हूं।